सभी को नमस्कार। हमने पिछले चैप्टर में जीवन की इकाई चैप्टर जो 9th क्लास का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है उसको 3 वीडियो में 3 पार्ट में हमने कवर किया। आज उसी के बाद नेक्स्ट चैप्टर अध्याय नंबर 6 उत्तक जो कि बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर है इसको कवर करने वाले हैं। पिछले वीडियो में एक प्रश्न पूछा गया था कि सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो इसमें आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटी जीवित कोशिका के बारे में भी सवाल किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा, या फिर माइकोप्लाज्मा भी आप बोल दीजिएगा तो आंसर करेक्ट है। आज का प्रश्न है जो कि नेक्स्ट वीडियो में इसको कंक्लूड करूंगा कि समसूत्री विभाजन जो कि पिछले कक्षा मतलब पिछले चैप्टर में हमने पढ़ रखा है, तो समसूत्री विभाजन में कितने चरण होते हैं, कौन कौन से चरण होते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है जिनको भी पता होगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में इसको भी बताया जाएगा। आज का चैप्टर है उत्तक। तो उत्तक जब हमने कोशिका पढ़ लिया तो कोशिकाओं के ही ऐसे समूह जिनके संरचनात्मक दृष्टिकोण से एक जैसे होते हैं और जो एक विशिष्ट कार्य को संपन्न करते हैं, ऐसे समूह को उत्तक कहा जाता है। तो उत्तक के बारे में एक बेसिक नॉलेज पहले हम लोग ले लेते हैं कि उत्तक क्या है, ताकि एक परसेप्शन बन जाए कि किस तरीके से इस चैप्टर को आगे पढ़ना है। तो उत्तक जो होंगे वो अलग अलग में होंगे, पादप में अलग होंगे उत्तक और जंतु में अलग उत्तक होंगे। यूँ तो कोशिकाएं लगभग सभी की समान कोशिकांगों से मिलकर बनी होती है, किंतु पादप उत्तक और जंतु उत्तक अलग अलग होंगे क्योंकि पादप के अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अलग उनमें क्षमताएं हैं, अलग कार्य करने की उत्तरदायी जीवन है। तो इस कारण से पादपों में अलग तरह के उत्तक पाए जाएंगे, वहीं जंतुओं में अलग प्रकार के उत्तक पाए जाएंगे। सर्वप्रथम पादप में उत्तकों की बात की जाए तो पादपों में उत्तक 2 तरह के होते हैं, विभाज्योतकी उत्तक और स्थायी उत्तक। जिस तरीके से नाम से ही पता चल रहा है, विभाज्योतकी मतलब जिसमें विभाजन होता हो, और स्थायी उत्तक अर्थात वो स्थायी हो चुका है, उसमें अब कोई भी विभाजन नहीं होनी है। तो विभाज्योतकी उत्तक पुनः 3 भागों में बांटा जाता है, शीर्षस्थ विभाज्योतकी उत्तक, पार्श्व विभाज्योतकी उत्तक और अंतर्वेशी विभाज्योतकी उत्तक। वहीं स्थायी उत्तक को 2 भागों में बांटा जाएगा, सरल भाग में और जटिल भाग में। फर्दर इनका और डिवीजन होगा। विभाज्योतकी उत्तक से तात्पर्य यह है कि पौधों का वैसे भाग में उपस्थित उत्तक जो कि विभाजन करने की क्षमता के साथ हो, जैसे शीर्षस्थ, जैसा नाम में ही समझ में आ रहा है, अर्थात शीर्ष पे ही रहता होगा, जो कि आगे चैप्टर में हम लोग कंक्लूड करेंगे। पार्श्व, इसका भी क्या कार्य है इसको भी समझेंगे, और अंतर्वेशी ये कहाँ पाए जाते हैं और इनका क्या कार्य है ये भी समझेंगे। इसके अलावा स्थायी उत्तक अर्थात जिनमें विभाजन की क्षमता अब नहीं है, तो वो भी 2 तरह के हैं, एक सरल और एक जटिल। सरल में हम लोग 3 तरह के देखेंगे, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ये 3 सरल स्थायी पादप उत्तक हैं। वहीं जटिल पादप उत्तक की बात की जाए तो जाइलम और फ्लोएम, और यही दोनों मिलकर के संवहन बंडल का भी निर्माण करते हैं। खैर, आज हम लोग बस पादप को डिस्कस करेंगे। कल के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जंतु को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि सभी जीवित प्राणी या पौधे कोशिकाओं के बने होते हैं। एक कोशिक जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं। एक ही कोशिका है जिसमें सारे कार्य हो जाएं, क्योंकि उसका पूरा शरीर ही एक कोशिका है। उदाहरण के लिए अमीबा में एक ही कोशिका द्वारा गति, भोजन लेने की क्रिया, गैसीय विनिमय और उत्सर्जन की क्रिया संपन्न की जाती है। मतलब एक ही कोशिका में सारे के सारे कार्य हो जाते हैं। जैसे हम लोग जटिल जीव हैं, हमारे अंदर अलग अलग कार्य को संपन्न करने के लिए अलग अलग अंग तंत्र हैं, वैसे अमीबा अभी शुरुआती फेज का है, उतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, तो उसके एक कोशिका में ही ये सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं। लेकिन बहुकोशिक जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं। इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ विशिष्ट कार्यों को ही संपन्न करने में सक्षम होती हैं। प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। कोशिकाओं के ये समूह एक विशिष्ट कार्य को ही अति दक्षतापूर्वक संपन्न करने के लिए सक्षम होते हैं। मनुष्यों में पेशीय कोशिका फैलती और सिकुड़ती है, जिससे गति होती है। तंत्रिका कोशिकाएं संदेश की वाहक होती हैं। रक्त ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का वहन करता है। अर्थात
जब हम अलग अलग कार्य को देख रहे हैं तो उसको संपन्न करने के लिए अलग अलग कोशिकाएं हैं। पेशीय कोशिकाओं के संकुचन और फैलाव से गति हो रहा है, वहीं तंत्रिकीय कोशिकाओं के मदद से सूचनाओं का आदान प्रदान, संदेशों का आदान प्रदान हो रहा है शरीर के विभिन्न अंगों में। रक्त के द्वारा ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अवशिष्ट पदार्थ का वहन हो रहा है। पौधों में वाहक नलियों से संबंधित कोशिकाएं भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाती है। अतः बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन होता है। ये श्रम विभाजन वर्ड को समझना है। इसका अर्थ होता है कि हर कार्य को करने के लिए एक अलग से डेडिकेटेड अंग तंत्र है। तो जब बहुकोशिक जीवों में बात करेंगे तो अंग तंत्र की बात करेंगे। शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के कार्य को संपन्न करने में दक्ष होती है, सदैव एक समूह में होती है। अर्थात वैसी कोशिकाएं जब एक जैसे कार्य को करने के लिए दक्ष हैं, मतलब ये एक तरह के कार्य करने में एक्सपर्ट हैं, तो वो सब एक जगह एक समूह में होती हैं। इससे ज्ञात होता है कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। वो जो विशिष्ट समूह है, वो जो समान कार्य करने वाले कोशिकाओं का जो विशिष्ट समूह है, वो एक जगह रहेंगे। कोशिकाओं का यह समूह उत्तक कहलाता है। ये उत्तक अधिकतम दक्षता के साथ कार्य कर सकते हैं, एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। अधिकतम दक्षता मतलब चूंकि एक ही कार्य उनको करना है तो उन्हीं में वो एक्सपर्ट होते हैं, दक्षता से साथ कार्य करते हैं और विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। उनका एक क्रम होता है, सीक्वेंस के हिसाब से होंगे। रक्त, फ्लोएम तथा पेशी उत्तक के उदाहरण हैं। हम लोग आगे रक्त के बारे में भी जानने वाले हैं। जब हम लोग जंतु उत्तक के बारे में पढ़ेंगे तो रक्त को पढ़ेंगे। फ्लोएम तो खैर पादप उत्तक में आएंगे और पेशीय, ये सब भी उत्तक के उदाहरण हैं। वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती है तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती है, समूह में एक उत्तक का निर्माण करती है। क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के उत्तकों से बने होते हैं? इसका आंसर है नहीं। इसका आंसर नहीं, इसी को डिटेल्स में समझना है। आखिर एक तरह की उत्तक से क्यों नहीं बने होते हैं? तो इसका बात समझिए आप कि पादप है, पादप को चलना नहीं है जिंदगी भर, वो एक जगह स्थिर रहते हैं। वहीं जंतु को गति करना है। हालांकि हर एक जंतु गति नहीं करते, कुछ ऐसे प्रजाति के जीव भी होते हैं जो कि एक जगह स्थिर होते हैं। उनको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे तरीके से समझेंगे। फिलहाल पौधों की तुलना में जंतु अधिक कार्य करते हैं, टहलते हैं, चलना है, प्रजनन करना है। बस यूँ तो पौधे भी प्रजनन करते हैं, चूँकि उनका हर कुछ अलग है, तो इसलिए उस कार्य को संपन्न करने के लिए उनके पास विशिष्ट उत्तक होंगे। और मानव या जंतु जो भी कह लें, इनमें विशिष्ट कार्य को संपन्न करने के लिए अलग तरह के उत्तक पाए जाएंगे। आइए हम विभिन्न उत्तकों की संरचनाओं तथा उनके कार्यों की तुलना करें। क्या पौधे और जंतुओं की संरचनाएं समान होती है? बिल्कुल नहीं। क्या दोनों समरूप कार्य करते हैं? नहीं, ये भी नहीं। दोनों में स्पष्टतः अंतर होता है। पौधे स्थिर होते हैं, वे गति नहीं करते हैं। चूंकि उन्हें सीधा खड़ा होना होता है, अतः उनमें बड़ी मात्रा में सहारा प्रदान करने वाले उत्तक होते हैं। तो जहाँ पे जंतु में शरीर को चलायमान स्थिति में रखने के लिए उत्तक पाए जाएंगे, वहीं पादप में उसको एक ही जगह पर स्थिर रखने के लिए बहुत सारे उत्तक पाए जाएंगे। ये सहारा प्रदान करने वाले उत्तक प्रायः मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। जब सहारा ही देना है तब तो आप तो जानते ही हो कि एक पिलर पे भी पूरा घर खड़ा है, तो पिलर क्या जीवित होना जरूरी है? लेकिन हाँ, अगर इसी को बार बार टहलना होता, कुछ और कार्य भी करने होते, तो हो सकता है उसको जीवित रहना जरूरी होता। इसीलिए चूंकि पौधों में अधिकांश उत्तक उनको सहारा प्रदान करने वाले होते हैं, इसलिए वो मृत कोशिकाओं के ही बने होते हैं। दूसरी ओर जंतु भोजन, साथी और आश्रय की खोज में इधर उधर विचरण करता है। विचरण करना मतलब इधर उधर टहलना, जाना, मूव करना। वे पौधों की अपेक्षा ऊर्जा का अधिक उपभोग करते हैं, अधिक ऊर्जा का यूज करते हैं। जंतुओं के अधिकांश उत्तक जीवित होते हैं क्योंकि वो हमेशा मूव करना है। अब मूव करने में कोई अगर मर जाएगा तो वो तो स्थित हो जाएगा ना, बॉडी को स्ट्रेट कर देगा, स्थिर कर देगा, एक फिक्स पोजीशन में फिक्स कर देगा। इसीलिए अधिकांश उत्तक जो जंतुओं में होते हैं वो जीवित होते हैं। तो एक स्टेटमेंट डाल देता है इस तरीके से, दो तरह का स्टेटमेंट डाल देगा और उसमें आपको पहचानने के लिए बोलेगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। लिखा रहेगा पौधों के अधिकांश उत्तक जीवित होते हैं और जंतुओं में पाए जाने वाले अधिकांश उत्तक मृत होते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत बोला है मैंने। पौधों में अधिकांश उत्तक मृत होते हैं जबकि जंतुओं में अधिकांश उत्तक जीवित होते हैं। नेक्स्ट देखिए, जंतु और पौधों के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप
में एक और भिन्नता होती है। कैसा भिन्नता होता है इसको देखें। पौधों की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता। पौधों में कुछ उत्तक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। ऐसे उत्तक कुछ क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, सीमित रहते हैं। उत्तकों की विभाजन क्षमता के आधार पर पौधे की उत्तकों का वर्गीकरण किया जाता है। वृद्धि या विभाजोत्तक उत्तक और स्थायी उत्तक। हम लोग देखते हैं जंतु में एक फिक्स है कि इतना एज तक इतना वृद्धि होगा, उसके बाद लेकिन पूरा हर जगह वृद्धि होगा। लेकिन पौधों में क्या है कि उसमें जीवन पर्यंत वृद्धि होती रहती है। उनके कुछ फिक्स्ड पार्ट है, केवल वहीं वृद्धि होती रहेगी और जीवन पर्यंत वृद्धि होती रहेगी, और कहीं कहीं पे वृद्धि नहीं होती। तो इसी के आधार पर इसको दो भागों में बांटेंगे, दो कैटेगरी में बांटेंगे। एक वृद्धि या विभाजोत्तक उत्तक, दूसरा स्थायी उत्तक। जंतुओं में कोशिका वृद्धि अधिक एक रूप होती है, एक जैसी होती है। अतः जंतुओं में विभाज्य अथवा अविभाज्य क्षेत्र की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। हमारे जंतुओं में कोई भी निश्चित सीमा में नहीं कहेंगे ये विभाज्योतकी उत्तक है और ये स्थायी उत्तक है, लेकिन पौधों में आप पहचान सकते हैं, इसीलिए उसको विभाज्य और अविभाज्य क्षेत्रों की कोई निश्चित सीमा होने के कारण वृद्धि और स्थायी उत्तक में विभेदित करते हैं। अंगों और अंगतंत्रों का संरचनात्मक संगठन जटिल पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं में अति विशिष्ट और सीमित होता है। यह मूल अंतर जीवधारियों के दो महत्वपूर्ण समूहों के जीवन यापन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है, विशेषकर इनके भोजन करने की प्रक्रिया। संरचनात्मक संगठन एक ओर पौधों के गतिहीन अस्तित्व तथा दूसरी ओर जंतुओं के प्रचलन के लिए अंगतंत्र के विकास हेतु विभिन्न प्रकार से अनुकूलित होते हैं। तो जहाँ पर पौधों के गतिहीन अस्तित्व को मेंटेन करने के लिए अंगतंत्र होंगे, वहीं जंतुओं के प्रचलन के डेडिकेटेड होंगे अंगतंत्र। जटिल जंतुओं और पौधों के संदर्भ में अब उत्तकों की अवधारणा के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। तो अब कह रहा है, प्रश्न है उत्तक क्या है। इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं। कोशिकाओं का वैसा समूह जो एक विशिष्ट कार्य को संपन्न करने के लिए एक समूह में पाए जाते हैं, उसी को उत्तक कहते हैं। बहुकोशिक जीवों में उत्तकों का क्या उपयोग है। उत्तकों का यही उपयोग है कि जिस प्रकार कोशिकाएं अपना कार्य करती हैं और वो एक समूह में रह करके उत्तक का निर्माण करती है, उसी तरीके से उत्तक एक अंग का निर्माण करते हैं, और वही अंग कई सारे मिलकर अंगतंत्र का निर्माण करते हैं, जो बहुकोशिक जटिल जीवों में अलग अलग कार्य को संपन्न करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो एक सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस को समझना जरूरी है कि कोशिका से उत्तक बनते हैं और उत्तक से अंग बनता है, और अंग से अंगतंत्र बनते हैं। ये सीक्वेंस ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पादप उत्तक, और फर्स्ट टॉपिक है विभाजोत्तक उत्तक। विभाजोत्तक उत्तक, इसमें क्या कह रहा है, इसमें समझने के लिए कह रहा है कि अगर आप पौधे को आप मतलब एक प्याज को आप उल्टा पानी में करके डाल दीजिएगा, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इनका जड़ जो है वृद्धि होने लगेगा, और दूसरे वाले में कह रहा है कि वृद्धि वाले को काट दो, जहाँ जहाँ वृद्धि वहाँ पे काट दो, फिर क्या होता है, यही देखने के लिए कह रहा है। तो इसमें क्या कह रहा है कि हमारे द्वारा मूल के ऊपरी हिस्से के काट लेने के बाद भी क्या वह वृद्धि करती है। तो देखिएगा कि वो वृद्धि नहीं करती। इसका कारण हम लोग नेक्स्ट में समझेंगे। प्याज के मूल के ऊपरी हिस्से को काटते हैं तो वह वृद्धि करना बंद कर देंगे। क्यों वृद्धि बंद हो जाती है? कारण है क्योंकि विभाजोत्तकी उत्तक जो है वो फिक्स्ड कुछ एरियाज में ही पाए जाते हैं। अगर वो एरियाज ही हटा दिए जाएं काट करके, तो फिर वृद्धि कहाँ से होगा जब विभाजोत्तक उत्तक ही नहीं होंगे। तो इसी बात को आज नेक्स्ट समझना है। पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्र में ही होती है। ऐसा विभाजित उत्तकों के उन भागों में पाए जाने के कारण होता है, क्योंकि वहाँ पे विभाज्योतकी उत्तक पाए जाते हैं, इसीलिए उन क्षेत्रों में पौधे के उन विशेष क्षेत्रों में वृद्धि होती है। ऐसे उत्तकों को विभाज्योतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। ये विभाज्योतक किस भाग में स्थित हैं? विभाज्योतक की उपस्थिति वाले क्षेत्र के आधार पर इन्हें शीर्षस्थ, कैम्बियम या पार्श्वीय या अंतर्विष्ट या अंतर्वेशी भी कह सकते हैं, भागों में वर्गीकृत किए जाते हैं। ये इनके 3 टाइप्स हैं जो विभाज्योतकी उत्तक के उनके पाए जाने के इस आधार पर कि कहाँ कहाँ पे वो पाए जा रहे हैं, इस आधार पर इन तीनों का नामकरण किया गया है। विभाज्योतक के द्वारा तैयार नई कोशिकाएं प्रारंभ में विभाज्योतक की तरह होती हैं।
लेकिन जैसे ही ये बढ़ती और परिपक्व होती हैं, इनके गुणों में धीरे धीरे परिवर्तन होता है और ये दूसरे उत्तकों के घटकों के रूप में विभाजित हो जाती है। अर्थात समझिए कि जब कोई भी कोशिका है, जब उसका निर्माण होता है तो पहले वो विभाजोतक उत्तक के समूह के रूप में आगे कार्य करती है। बट जैसे जैसे वो विभाजोतक उत्तक के ऊपर से कोई और भी अदर कोशिकाएं जन्म ले लेती हैं, विभाजन हो जाता है, तो वो बन जाता है। अर्थात जो पहले वाला विभाजोतक उत्तक कभी उत्तक हुआ करता था, वो वर्तमान में अब उसका रूप, उसका गुण धीरे धीरे बदल चुका है और इसी को हम लोग आगे स्थायी उत्तक बोलेंगे। तो इसी बात को समझना है। अब इस बात को देखिए, ये फिगर बना हुआ है, इसमें बताया गया है कि कहाँ पे विभाजोतक उत्तक पाए जाएंगे और कहाँ पे कौन से होंगे और इनके नामकरण क्या है। तो इसको जूम करके देखा जाए कि देखिए एकदम शीर्ष पे पाया जा रहा है, ये शीर्षस्थ विभाजोतक उत्तक है। तो क्या केवल यहीं पे होगा? नहीं, ये तो हुआ इसका तना वाला भाग, इसके जड़ वाले भाग में भी पाया जाएगा। यहाँ पे फिगर में नहीं बनाया गया है, आप ये समझ लीजिए अगर ये जड़ नीचे है तो जड़ का भी जो सबसे निचला हिस्सा होगा वहाँ पे भी शीर्ष वाले हिस्से पे विभाजोतक उत्तक पाए जाएंगे। अंतर्विष्ट जो है वो ये देख सकते हैं, ये जहाँ से पत्ती के डंठल जिसको कह सकते हैं वहाँ पाए जाएंगे अंतर्विशिष्ट उत्तक। और पार्श्व विभाजोतक उत्तक जो है वो तने के आधार के पास पाए जाएंगे, जो तने की मोटाई को वृद्धि करवाएंगे। इसी के बारे में हम लोग को और अच्छे से समझना है। प्ररोह के शीर्षस्थ विभाजोतक जड़ों एवं तनों के वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है। तो क्या केवल तनों में होता है क्या? नहीं, तनों के अलावा जड़ों में भी, जड़ों के वृद्धि वाले भाग में भी शीर्षस्थ विभाजोतकी उत्तक विद्यमान रहता है तथा वह इनकी लंबाई में वृद्धि करता है। तने की परिधि या मूल में वृद्धि पार्श्व विभाजोतक कैम्बियम के कारण होती है। तो पार्श्व विभाजोतक उत्तक जो यहाँ पे मौजूद है, देख सकते हैं आप, इनके कारण तनों के परिधि में या मूल में वृद्धि होती है। क्योंकि ये जैसे जैसे फैलते जाएंगे, जैसे जैसे इसके ऊपर और लेयर्स बनते जाएंगे, वैसे वैसे पौधे की परिधि, तने की परिधि बढ़ती जाएगी और वो मोटी होती जाएगी। इसको और अच्छे से नीचे डायग्राम में देखेंगे। अंतर्विष्ट विभाजोतक कुछ पौधों में पर्व संधियों के पास, पर्व संधि मतलब जहाँ पे पत्तियों के डंठल के ज्वाइंट होते हैं वहाँ पाए जाते हैं। तो ये जैसे देख सकते हैं यहाँ पे भी ज्वाइंट है तो यहाँ पे अंतर्वेशी पाया जा रहा है, यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी कहीं पे पाया जाएगा अंतर्वेशी। तो इस तरीके से अंतर्वेशी कहाँ पाए जाएंगे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी अंतर्वेशी पाए जाएंगे। इनके भी डंठल के आसपास यहाँ पे भी पाए जाएंगे, यहाँ पे भी पाए जाएंगे, यहाँ पे भी पाए जाएंगे। विभाजोतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं, क्रियाशील हैं और उनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति, स्पष्ट केंद्रक और उनके पास रसधानी नहीं होती है। ये स्पेसिफिक बात को नोट कीजिए और इसको समझिए क्यों ऐसा कह रहा है कि विभाजोतक उत्तकों के पास अधिक मात्रा में कोशिका द्रव्य होगी। क्योंकि विभाजोतक उत्तक का कारण क्या है? क्योंकि उसका काम है विभाजित होना, उसका काम है जितना जल्दी विभाजित होना। वो बहुत ही सक्रिय कोशिकाएं हैं, क्रियाशील हैं, अर्थात ये तुरंत खुद में विभाजन करके नई कोशिकाओं को जन्म देंगी। तो इसके लिए स्पष्ट मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में अगर कोशिका द्रव्य होगा तो विभाजन के फलस्वरूप दोनों कोशिकाओं के पास पर्याप्त मात्रा में कोशिका द्रव्य रहेगा, इसलिए इनके पास कोशिका द्रव्य अधिक मात्रा में होता है। दूसरी बात, पतली कोशिका भित्ति। हमने कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ा था कि कोशिका भित्ति कोशिका को एक स्थिर और रिजिड संरचना प्रदान करती है, वो उसको स्थिर रहने में मदद करती है। अब जब कोशिका भित्ति मोटी हो जाएगी तो जल्दी जल्दी कोशिका विभाजन करना टफ होगा, मुश्किल रहेगा, इसलिए कोशिकाएं भित्ति पतली होती हैं। तीसरा, स्पष्ट केंद्रक होता है। हमने ये भी जानते हैं कि जब कोशिका विभाजन होता है तो जितना मात्रा में कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा वैसे ही केंद्रक का विभाजन होता है। कोशिका द्रव्य के विभाजन को साइटोकाइनेसिस और केंद्रक के विभाजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। तो आप देख सकते हैं, और उनके पास रसधानी नहीं होती है। रसधानी का भी कोशिका के स्ट्रक्चर में विशेष योगदान होता है। अगर रसधानी होंगी तो वो एक स्थिर दृढ़ संरचना अंदर से प्रदान करेगी ताकि कोशिका का स्ट्रक्चर बना रहे। बट रसधानी पाए जाएंगी तो फिर वापस से कोशिका विभाजन में दिक्कत होंगे, इस कारण से रसधानी भी नहीं पाए जाते हैं। क्या हम सोच सकते हैं कि उनके पास रसधानी क्यों नहीं होती? जस्ट अभी बात किया गया। आप कोशिकाओं पर आधारित अध्याय में उल्लेखित रसधानियों के कार्य का संज्ञान ले सकते हैं, जस्ट हमने जो डिस्कशन किया उसी के बारे में। अब स्थायी उत्तक क्या है? विभाजोतक द्वारा बनी कोशिकाओं का क्या होता है?
वे एक विशिष्ट कार्य करती हैं और विभाजित होने की शक्ति को खो देती है। एक बात तो पहले जब वो विभाजित हो चुकी है, अब क्या करेंगी, तो फिर जब वो विभाजित हो चुकी हैं तब विभाजित होने का शक्ति खो देंगी और खुद को स्थायी बना लेंगी, जिसके फलस्वरूप वे स्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं। इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। मतलब पहले वो विभाज्योतकी ऊतक हुआ करती थी, अब वो अपना विभाजन होने के गुण को त्याग देगी और स्थायी ऊतक में तब्दील हो जाएगी, और इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे, विभेदीकरण। तो इसको क्या बोल देंगे, विभेदीकरण, स्टार लगा लीजिए। विभाज्योतक की कोशिकाएं विशिष्टीकृत होकर विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतक का निर्माण करती है, और कितने तरह के स्थायी ऊतक हैं उनको हम लोग नेक्स्ट और अच्छे तरीके से समझेंगे। अब ये एक पौधे का काट दिया गया है बीच से, और उसमें क्या क्या पाए जा रहे हैं, कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है, और ये भी उसका काट है। अब इसको जैसे जैसे हम लोग समझते चलेंगे आगे, वैसे वैसे समझ में आएगा। एपिडर्मिस भी हम लोग को आगे पढ़ना है, फ्लोएम, जाइलम, इन सब को पढ़ना है, तब और अच्छे तरीके से समझेंगे। पहले इनको डिस्कस कर लेंगे, फिर वापस से ये इमेज को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे बात किया गया है सरल स्थायी ऊतकों के बारे में। एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं। एपिडर्मिस के बारे में बस आप इतना ध्यान रखिए कि सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस होता है। तो एपिडर्मिस के भी नीचे कुछ परतें होती हैं जिसे सरल स्थायी ऊतक कहते हैं। तो पूछा जाएगा सरल स्थायी ऊतक कहाँ पाए जाएंगे। ऑप्शन रहेगा एपिडर्मिस के बाहर, एपिडर्मिस के अंदर, या फिर और भी कुछ ऑप्शन में रहेगा, तो आपको ढूंढ के मारना है एपिडर्मिस के नीचे, अंदर। पेरेनकाइमा सबसे अधिक पाया जाने वाला स्थायी ऊतक है, तो ये भी एक पॉइंट है। अगर पूछा जाएगा कि स्थायी ऊतक में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा स्थायी ऊतक पाया जाता है, तो आपको देख के क्या मानना है, पेरेनकाइमा। यह पतली कोशिका भित्ति वाला सरल कोशिकाओं का बना होता है। इसकी भी कोशिकाएं भित्ति पतली ही होती हैं। ये जीवित कोशिकाएं हैं। तो यहाँ पे फिर से क्वेश्चन बनेगा कि पेरेनकाइमा किस तरह की हैं, तो ये जीवित कोशिकाएं हैं। ये प्रायः बंधन मुक्त होती हैं, और इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाओं के मध्य काफी रिक्त स्थान पाया जाता है, बहुत ही खाली स्थान पाया जाएगा। ये ऊतक प्रायः भोजन का भंडारण करती हैं, और कुछ पेरेनकाइमा ऊतक में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इन स्थितियों में इन ऊतकों को क्लोरेनकाइमा या हरित ऊतक कहा जाता है। तो वैसे पेरेनकाइमा जिनके पास खुद का क्लोरोफिल हो और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न हो, क्लोरोफिल है तो चूंकि प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया तो होगा ही, तो वैसे पेरेनकाइमा को क्लोरेनकाइमा कहा जाएगा। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। जलीय पौधों में पेरेनकाइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएं या कैविटीज होती हैं। चूंकि इनके कोशिकाओं के बीच बहुत ज़्यादा गैप होता है, तो उस गैप में ही हवा भर जाती है, और उसी भरी हुए हवा के कारण ये जल में उतराती है, मतलब ऊपर में तैरते रहती हैं, प्लवित अवस्था में रहती हैं। इस प्रकार के पेरेनकाइमा को एरेनकाइमा कहते हैं। तो एयर, वायु मतलब एयर, और एयर से बन गया एरेनकाइमा। तो ये दो जो हैं ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि ऐसे पेरेनकाइमा जिनके मध्य हवा की गुहिकाएं भरी होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें एरेनकाइमा कहते हैं। और ऐसे पेरेनकाइमा जिनके पास खुद का क्लोरोफिल होता है और वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं, उन्हें क्लोरेनकाइमा कहा जाता है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया पेरेनकाइमा के बारे में कि पेरेनकाइमा की कोशिकाएं जीवित होती हैं, इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है, और इनके पास सफिशिएंट अमाउंट में अंतर कोशिकीय स्थान होता है, ये जीवित होती हैं। आगे देखा जाए इसी के बारे में। नेक्स्ट है, पौधों में लचीलेपन का गुण एक अन्य स्थायी ऊतक कोलेनकाइमा के कारण होता है। पौधे जो लचीले होते हैं वो कोलेनकाइमा की उपस्थिति के कारण। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पौधों में लचीले होने का गुण किस ऊतक का या किस स्थायी ऊतक के कारण होता है, तो कोलेनकाइमा। यह पौधों के विभिन्न भाग पत्ती तना में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। जो आप देखते हैं कि वो लच करते हैं, लच करना मतलब उसमें लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी होना, इसका कारण है कोलेनकाइमा। यह पौधों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। हम इस ऊतक को एपिडर्मिस के नीचे पर्णमृत में पा सकते हैं। तो याद कीजिए, हमने पहले ही बात किया था कि एपिडर्मिस के नीचे ही सारी की सारी कोशिकाएं पाई जाएंगी, क्योंकि सबसे बाहरी परत है एपिडर्मिस।
ये भी एपिडर्मिस के नीचे पर्णविंद के आसपास पाए जा रहे हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती हैं। कुछ कोशिकाओं के बीच में बहुत कम स्थान होता है, अर्थात बहुतों में नहीं भी होता। अर्थात ये समझना है कि सबसे अधिक स्थान कहाँ पे होगा, तो पैरेन्काइमा में, कोलेनकाइमा में उनसे कम, और स्क्लेरेनकाइमा में तो देखेंगे तो बिल्कुल स्थान होता ही नहीं। तो इसके बारे में फिर से एक बार कंक्लूड किया जाए कि कोलेनकाइमा में क्या है, यह स्थायी ऊतक का ही एक प्रकार है। दूसरा बात, इसमें लचीलापन का गुण होता है और यह पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान कर रही है। ये एपिडर्मिस के नीचे पाई जा रही हैं। कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी होती हैं और कोनों पे ये मोटी होती हैं। इनका पहचान है, कोनों पर ये मोटी दिखाई देती है। नेक्स्ट है, एक अन्य प्रकार का ऊतक स्क्लेरेनकाइमा होता है। यह ऊतक पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है। हमने नारियल के रेशे युक्त छिलके को देखा है। पूछा जाएगा कि नारियल के रेशे युक्त छिलके में कौन सा ऊतक होता है, तो स्क्लेरेनकाइमा ऊतक होता है। यह स्क्लेरेनकाइमा ऊतक से बना होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं। देखिए यहाँ पे मृत होने लग गई, तो स्क्लेरेनकाइमा की कोशिकाएं कैसी होंगी, मृत होंगी। ये लंबी और पतली होती हैं क्योंकि इस ऊतक की भित्ति लिग्नीन के कारण मोटी होती है। मतलब इसमें कोशिका भित्ति पाई जाएंगी, वो उसमें लिग्निन काफ़ी मात्रा में मिलता है, इस कारण से स्क्लेरेनकाइमा की जो भित्ति होती है वो काफ़ी मोटी होती है। ये भित्ति प्रायः इतनी मोटी होती है कि कोशिकाओं के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं रहता है। यह ऊतक तनों में संवहन मंडल के समीप, पत्तों के सिराओं में और बीजों और फलों के कठोर छिलकों में उपस्थित होता है। जब आप बीज और फल देखिएगा तो उसके जो कठोर छिलके हैं वो भी स्क्लेरेनकाइमा के ही बने होते हैं। यह पौधों के भागों को मजबूती प्रदान करता है। तो अगर कंक्लूड किया जाए कि देखिए, भोजन का संग्रहण करता है पैरेन्काइमा। कुछ पैरेन्काइमाइज में क्लोरोफिल पाए जाते हैं तो उनको क्लोरेन्काइमा कह देंगे। ये जीवित होते हैं। इनकी कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय स्थान आप आसानी से देख सकते हैं। वहीं ये कोलेनकाइमा का फिगर है और उसमें आप देख सकते हैं कि कोनों के पास ये काफ़ी मोटे होते हैं, कोने पे मोटे होते हैं, ये होते हैं जीवित। इनमें बहुत कम अंतरकोशिकीय स्थान होता है। इनमें लचीलापन का गुण पाया जाता है। भित्ति इनकी पैरेन्काइमा की अपेक्षा मोटी होती है। अब लेकिन स्क्लेरेनकाइमा के बारे में देखा जाए तो ये मृत होती हैं। ये मजबूती प्रदान करते हैं क्योंकि ये दृढ़ होते हैं। इनके कोशिका भित्ति में लिग्नीन पाया जाता है जो इनकी कोशिका भित्ति को मोटा बनाता है और इतना मोटा होता है कि इनके बीच कोई भी अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है। सबसे मोटी होंगी। तो अब आपसे ये पूछ देगा कि भित्ति की मोटाई के आधार पर निम्नलिखित को सजाएं, और आपको ऑप्शन में रहेगा पैरेन्काइमा, उससे अधिक कोलेनकाइमा और उनसे अधिक स्क्लेरेनकाइमा। तो आपको ये जवाब देना है कि सबसे अधिक मोटी स्क्लेरेनकाइमा होती है, उससे कम कोलेनकाइमा और सबसे कम पैरेन्काइमा। आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है कि स्क्लेरेनकाइमा की कोशिका भित्ति मोटी होने के पीछे कारण क्या है, तो उसमें उसके कोशिका भित्ति में लिग्नीन का पाया जाना। वहीं अंतर कोशिकीय स्थान में क्या होगा, तो अंतर कोशिकीय स्थान सबसे अधिक पैरेन्काइमा में होता है, उससे कम कोलेनकाइमा में और सबसे ही कम या शून्य स्क्लेरेनकाइमा में होता ही नहीं है कोई भी अंतर कोशिकीय स्थान, क्योंकि उसकी भित्ति काफ़ी मोटी होती है। नेक्स्ट आ जाए, एरेनकाइमा के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एरेनकाइमा क्या होता है, वैसे जलीय पौधों में पाए जाने वाले पैरेन्काइमा जिनके मध्य हवा की बहुत बड़ी गुहिकाएं या कैविटीज, गुहिका का मतलब होता है खाली स्थान। अब जहाँ पे भी खाली स्थान है, कुछ नहीं है, तो वहाँ पे हवा भरा हुआ है। अब वो हरा भरा हुआ है तो वो क्या करता है, पानी के ऊपर तैरते रहता है, इसी कारण से उसको एरेनकाइमा कहा जाता है। और इसके अलावा भी हम लोगों ने देखा स्क्लेरेनकाइमा जो है वो बीजों और फलों के कठोर छिलकों में भी उपस्थित होता है। नेक्स्ट आ जाइए, ये आकृति को देख सकते हैं। ये एक पत्ते का पार्श्व दृश्य और पृष्ठ दृश्य है। ये पार्श्व दृश्य में देखिएगा कि यहाँ पे रक्षी कोशिकाएं हैं। ये एपिडर्मिस कोशिकाओं के बारे में कहा जा रहा है। ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं स्टोमाटा, मतलब रक्षी कोशिकाएं हैं और बीच में इनके मध्य में स्टोमाटा है। स्टोमाटा को हिंदी में रंध्र कहा जाता है। आगे देखिए, जो आप देख रहे हैं वह कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत यानी कि एपिडर्मिस है। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछता है कि सबसे कोशिकाओं की, मतलब पाए जाने वाले पौधों में पाए जाने वाली कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस प्रायः कोशिकाओं की एक परत की बनी होती है। शुष्क स्थानों पर मिलने वाली पादपों में एपिडर्मिस मोटी हो सकती है, जो जल के क्षय से बचाव हेतु महत्वपूर्ण है। तो जहाँ पे शुष्क स्थान पे पाए जाएंगे वहाँ पे एपिडर्मिस मोटी होती जाएगी, जिससे कि जल का जो ह्रास है वो बहुत ही कम हो,
शुष्क स्थानों पर आर्द्रता नहीं होती है, इस कारण से जल ह्रास कम हो इसको रोकने के लिए एपिडर्मिस की परत मोटी होती जाती है। पौधों की पूरी सतह एपिडर्मिस से ढकी रहती है। यह पौधे के सभी भागों की रक्षा करती है। एपिडर्मल कोशिका पौधों की बाह्य सतह पर प्रायः एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है। एपिडर्मल कोशिका जो है, एपिडर्मिस की कोशिका, यह पौधों के बाहरी सतह पर एक मोम जैसी जो एक जलरोधी परत है। आप मोम को डालिएगा पानी में तो वो गीला नहीं होगा, या मोम के ऊपर पानी, क्योंकि वो जलरोधी है, हाइड्रोफोबिक है वो। एक होता है हाइड्रोफोबिक, एक होता है हाइड्रोफिलिक। जिसको जल से प्यार से कोई कपड़ा को डाल दीजिए वो तुरंत पानी को सोख लेगा, लेकिन आप मोमबत्ती को डालिए तो वो नहीं घुलेगा। वहीं मोमबत्ती को आप केरोसिन में डाल दीजिए तो वो घुल जाता है। तो यहाँ पे ध्रुवीय विलायक और अध्रुवीय विलायक का भी कॉन्सेप्ट है, उसको आप हम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे आगे। यह जल क्षय के विरुद्ध यांत्रिक आघात और परजीवी कवक के प्रवेश से पौधों की रक्षा करती है। तो रक्षा करने का काम कौन कर रहा है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की कोशिकाएं जो है वो जल ह्रास से भी बचा रही है और परजीवी कवक के प्रवेशों से पौधे की रक्षा भी कर रही है। क्योंकि एपिडर्मल कोशिकाओं का उत्तरदायित्व रक्षा करने का है, अतः इसकी कोशिका बिना किसी अंतर कोशिकीय स्थान के अच्छिन्न परत होती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि एपिडर्मल कोशिकाओं में क्या अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है, तो आपको जवाब देना है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि होंगे तो फिर वहाँ से उसी अंतर कोशिकीय स्थान से जो रोगाणु होते हैं, कवक हैं, जीवाणु हैं, विषाणु को पौधे में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे पौधे का स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। अधिकांश एपिडर्मल कोशिकाएं अपेक्षाकृत चपटी होती हैं। सामान्यतः उनकी बाह्य और पार्श्व भित्तियां उनके आंतरिक भित्तियों से मोटी होती हैं। पौधे की एपिडर्मिस से हमें छोटे छोटे छिद्रों को देख सकते हैं। इन छोटे छोटे छिद्र को ही स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा को दो वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती हैं। वो घेरे रहने वाली कोशिकाओं को ही रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। ये वायुमंडलीय से गैस का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक है। हमने पहले ही देखा था पिछले चैप्टर में कि गैसों का आदान प्रदान करने के लिए विसरण का प्रक्रिया को निभाते हैं। वाष्पोत्सर्जन, वाष्प के रूप में पानी का निकलना की क्रिया भी स्टोमाटा द्वारा ही या रंध्र के द्वारा ही होता है। याद करें, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो संपन्न करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। वहीं पौधे में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख करें। वाष्पोत्सर्जन की क्लास का हम लोग पिछले चैप्टर में ही अच्छे से समझ चुके हैं कि वाष्पोत्सर्जन कैसे होता है और क्यों करते हैं पौधे वाष्पोत्सर्जन। जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं पानी को सोखने का कार्य करती है। जड़ों में भी एपिडर्मल कोशिकाएं होती हैं, उनका कार्य होता है पानी को सोखना। साधारणतया उनमें बाल जैसे प्रवर्ध होते हैं। जैसे हमारे शरीर पे बाल होते हैं माथे पे, तो बाल जैसे ऊपर बढ़े होते हैं, वैसे ही जड़ों में बाल जैसे प्रवर्ध बढ़े रहते हैं, जिससे जड़ों की कुल अवशोषक सतह बढ़ जाती है। अवशोषक सतह बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे पतले पतले रेसेज टाइप से निकले रहेंगे, उससे बन जाते हैं, बढ़ जाती है। या आप देखे भी होंगे किसी जड़ में पतले पतले रेसे जैसे निकले हुए रहते हैं, तथा उनके पानी सोखने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। चूंकि ये बाल जैसे प्रवर्ध बढ़े रहते हैं, उनसे उनका कुल अवशोषक सतह बढ़ जाता है, जिससे पानी सोखने की क्षमता भी बढ़ जाती है। मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह पर एपिडर्मिस में क्यूटीन नामक एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ का लेप होता है। क्या हम इसका कारण सोच सकते हैं? बिल्कुल सोच सकते हैं। आप जैसे समझिए, एक पौधा है, एक पौधे में सामान्यतः कहीं भी, जैसे भारत देश में हमेशा मौसम एक जैसा ही नहीं रहता है। कभी ठंड होती है, कभी बरसात होती है, कभी सूखा पड़ता है। तो नॉर्मल सूखा से बचने के लिए पौधों के पास एपिडर्मिस कोशिकाएं हैं। एपिडर्मिस मोटी हो जाएंगी और जल ह्रास को बचा लेंगी। लेकिन जिस पौधे का जन्म ही किसी मरुस्थल वाले क्षेत्र में हुआ हो, रेगिस्तानी इलाके में हुआ हो, वहाँ पे उसके परतों को, जल ह्रास को रोकने के लिए एक क्यूटीन नामक परत होता है। क्यूटीन, और ये क्यूटीन क्या करता है कि इसके जल ह्रास को रोकता है, इसके जल ह्रास को काफ़ी मात्रा में कम कर देता है। तो ये क्यूटीन की परत। तो बस ये प्रश्न आया हुआ ही प्रश्न है कि मरुस्थलीय पौधों के बाहरी सतह पर एपिडर्मिस में किस पदार्थ का लेप होता है जो इसके जल ह्रास की क्षमता को कम कर देता है? तो इसको क्यूटीन कहते हैं। क्या एक पेड़ की बाहरी शाखा के नए तने की बाह्य परत से भिन्न होते हैं? बिल्कुल, बहुत भिन्न होंगे। जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है, उसके बाह्य सुरक्षात्मक ऊतकों में कुछ परिवर्तन होता है। जब देखिएगा कि पौधा नया है तो उसका छाल बहुत पतला होता है, लेकिन जैसे जैसे पौधा
वृद्धि होती जाती है वो और उसके छाल मोटे होते जाते हैं। द्वितीयक विभाजोत्तकी की एक पट्टी जो कॉर्टेक्स में होती है कॉर्क नामक पदार्थों की बनती है। इन छालों की कोशिकाएं मृत होती हैं। ये बिना अंतः कोशिकीय स्थानों के व्यवस्थित होती हैं। तो आप जैसे कॉर्क में भी पूछा जाएगा क्या अंतः कोशिकीय स्थान होता है, तो आपका जवाब देना है नहीं, नहीं होता है। इसकी भित्ति पर सुबेरिन नामक पदार्थ होता है जो इन छालों को हवा और पानी के लिए अभेद्य बनाता है। अभेद्य मतलब इसको भेदा न जा सके। तो सुबेरिन की परत व्याप्त होने के कारण ये वाटर प्रूफ होते हैं, ये एयर प्रूफ होते हैं और कुछ एक्सटेंट तक, कुछ सीमा तक फायर प्रूफ भी होते हैं। इसमें आग भी जल्दी नहीं पकड़ता है। आप देखे होंगे कि अगर जलावन को आप जलाइएगा तो उसके बाहर का जो छाल वाला परत होता है वो बहुत देर से जलेगा और धुआं भी बहुत ज़्यादा देगा, लेकिन उसी की अपेक्षा लकड़ी को देखिएगा, सूखी लकड़ी वो बहुत जल्दी जलेगी और अच्छा मात्रा में ऊष्मा भी प्रदान करेगी। तो ये सुबेरिन की उपस्थिति के कारण ऐसा हो रहा है। अब है जटिल स्थायी ऊतक। हमने अभी तक पढ़ लिया सरल स्थायी ऊतक और उनसे पहले विभाज्योतकी ऊतक। अब आ रहे हैं जटिल स्थायी ऊतक। अब तक हम एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए भिन्न भिन्न ऊतकों के बारे में विचार कर चुके हैं जो एक ही तरह के दिखाई देते हैं। बिल्कुल सही बात है। विभाज्योतकी ऊतक में भी सारी अलग अलग तरह के ऊतक हैं और वो सभी ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बनी हैं। सरल स्थायी ऊतक में भी हमने देखा कि पैरेन्काइमा भी एक तरह की कोशिका के बनी थी, कोलेनकाइमा भी एक तरह की कोशिका की बनी थी और स्क्लेरेनकाइमा भी एक तरह की कोशिका की ही बनी थी। इसलिए इन तीनों को साधारण स्थायी ऊतक कह रहे हैं। अन्य प्रकार के स्थायी ऊतक को जटिल स्थायी ऊतक कहते हैं। जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। भले ही ये सारी कोशिकाएं अलग प्रकार की होती हैं, लेकिन इनका लक्ष्य एक है, इनकी दक्षता एक ही तरह के कार्य में होती है और ये सभी मिलकर एक तरह के कार्य, एक विशिष्ट कार्य को ही संपादित करते हैं। जाइलम और फ्लोएम इसी प्रकार की जटिल ऊतकों के उदाहरण हैं। इन दोनों को संवहन ऊतक भी कहते हैं और ये मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। संवहन ऊतक कौन कौन से हैं? जाइलम और फ्लोएम, और जाइलम और फ्लोएम मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। संवहन ऊतक जटिल पौधों की एक विशेषता है जो कि उनको स्थलीय वातावरण में रहने के अनुकूल बनाती है। ये संवहन ऊतक होने के कारण ही जटिल पौधे स्थलीय वातावरण में रहने के लिए अनुकूल हैं। वरना हम जब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें विविधता, जैव विविधता को पढ़ना है, वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा केवल जल में ही जलीय जीव हैं, जलीय पादप हैं, क्योंकि केवल जल में ही जीवित रह सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आम, अमरूद, जितने भी हमारे फसली पौधे हैं, फलीय पौधे हैं, ये सभी तो जमीन पे उगते हैं। तो इसके पास ऐसा क्या है जो ये जमीन पर भी उग पाते हैं, जमीन पर भी जीवित रहते हैं और पोषण देते हैं? तो इनका कारण है ये संवहनी तंत्र, इनके पास उपस्थित होने वाला जाइलम और फ्लोएम। चित्र 6.3 में तने का एक भाग दिखाया गया है जिनको हम लोग लास्ट में फिर से देखने वाले हैं। क्या हम संवहन मंडल में मौजूद विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को देख सकते हैं? बिल्कुल, अभी देखना ही है, नेक्स्ट उसी को देखना है। पहले इस फैक्ट को सारा समझ लेना है, किस कोशिका का क्या कार्य है, किन ऊतकों का क्या कार्य है, देख के उसके बाद उसी को समझना है। जाइलम ट्रैकिड्स वाहिनिका, वाहिका जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर से मिलकर बना होता है। तो जाइलम किन किन चीज़ों से मिलकर बना है? तो ट्रैकिड्स, वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। तो इन चारों चीज़ों से मिलकर के जाइलम बना होता है, वाहिनिका, वाहिका, पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ट्रैकिड्स और वाहिका की कोशिका भित्ति मोटी होती है। जब स्पेसिफिक इन दोनों कोशिकाओं की बात करें, वाहिनिका और वाहिका के, तो ये दोनों की कोशिका भित्ति मोटी होती है और इनमें से कई परिपक्व कोशिकाएं मृत होती हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि जाइलम में अधिकांशतः जीवित कोशिकाएं होंगी या मृत कोशिकाएं? आपको जवाब देना है मृत कोशिकाएं, क्योंकि इनमें अधिकांश कोशिकाएं मृत होती हैं। जाइलम पैरेन्काइमा ही केवल जीवित रहता है, जाइलम फाइबर भी मृत ही है। तो वाहिनिका, वाहिका और फाइबर देख लीजिए मृत है। इट मीन्स 4 में से 3 कोशिकाएं मृत ही हैं। तो अर्थात ये समझ लीजिए मैक्सिमम कोशिकाएं मृत हैं। लेकिन फिर से आपसे ये पूछा जाए क्या जाइलम की सभी कोशिकाएं मृत हैं? तो आपको जवाब देना है नहीं, सभी कोशिकाएं मृत नहीं हैं, अधिकांश कोशिकाएं मृत हैं। ट्रैकिड्स और वाहिकाओं की संरचना नलिकाकार होती है, मतलब इनमें नली के आकार का संरचना है। इनके द्वारा पानी और खनिज लवणों का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। एक होता है ऊर्ध्वाधर, एक होता है क्षैतिज।
क्षैतिज को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। जब पृथ्वी की सतह के समानांतर कुछ भी होगा उसे हॉरिजॉन्टल कहेंगे, और पृथ्वी की सतह के लंबवत जो भी होगा उसे ऊर्ध्वाधर कहेंगे। तो इनमें पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है, अर्थात जड़ जो है वो मिट्टी से खनिज और लवण को लेकर के ऊपर पत्तियों तक पहुंचाता है। तो ये ऊर्ध्वाधर संवहन का ही एक एग्जाम्पल है। पैरेनकाइमा भोजन का संग्रह करता है। जाइलम फाइबर मुख्यतः सहारा देने का कार्य करते हैं। तो पैरेनकाइमा के विषय में भी हम लोग पढ़े थे कि ये भोजन का संग्रह करता है, और जाइलम मुख्यतः सहारा देने के कार्य कर रहे हैं, और जल और खनिज लवण को जड़ से मिट्टी से लेकर के पत्तियों तक पहुंचा रहे हैं, और पहुंचाने में सबसे मेन कार्य ट्रैकिड्स और वाहिका कर रहे हैं, क्योंकि इनकी आकृति ही नलिकाकार होती है। इनमें एक बात ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी उत्तक हैं, इनको भी पोषण चाहिए कार्य को संपन्न करने के लिए। तो इनके पास पैरेनकाइमा है, जाइलम पैरेनकाइमा है, जो भोजन का संग्रहण करते हैं। फ्लोएम 5 प्रकार के अवयवों चालनी कोशिकाएं, चालनी नलिकाएं, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेनकाइमा और फ्लोएम रेशों से मिलकर बना होता है। जिस प्रकार जाइलम 4 कोशिकाओं से मिलकर बना है, फ्लोएम के पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम और है, तो ये 5 कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। चालनी कोशिका, चालनी नलिका, साथी कोशिका, फ्लोएम पैरेनकाइमा और फ्लोएम रेशा, इन 5 कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं फ्लोएम। चालनी नलिका छिद्रित भित्ति वाली तथा नलिकाकार कोशिका होती हैं। जब चालनी नलिका की बात की जाए तो ये छिद्रित भित्ति है, इनके पास छेद है, मतलब बहुत सारे स्पोर्स हैं। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो जिस प्रकार मिट्टी से खनिज लवण और जल लेकर के पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य जाइलम कर रहा है, उस तरह से वहां पे बने हुए भोजन को पौधों के अन्य भागों तक डिस्ट्रीब्यूट करने का काम फ्लोएम कर रहा है। फ्लोएम रेशों को छोड़कर फ्लोएम कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं हैं। केवल फ्लोएम फाइबर को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये केवल मृत है। बाकी सभी के सभी कोशिकाएं, चारों कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं हैं। अब इसी बात को कंक्लूड कर सकते हैं। फिर से देखा जाए, जाइलम में 4 तरह की कोशिकाएं हैं, वाहिनिका, वाहिका, जाइलम पैरेनकाइमा और जाइलम फाइबर। वाहिनिका और वाहिका की भित्तियां मोटी होती है, ये मृत होती हैं, ये नलिकाकार होती हैं, और ये जल और लवणों का ऊर्ध्वाधर संवहन करती हैं। वहीं पे जाइलम पैरेनकाइमा ये केवल भोजन का संग्रहण करता है, और जाइलम फाइबर जो कि मृत है वापस से, तो इनका काम है यांत्रिक सहारा देना। वहीं फ्लोएम के बारे में बात की जाए तो फ्लोएम भोजन को पत्तियों से अन्य भागों तक पहुंचाता है। इनमें द्विदिशीय गति होती है। द्विदिशीय मतलब बाई डायरेक्शनल होती है, दोनों डायरेक्शन में होता है, जबकि जाइलम में डायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में होगा। नेक्स्ट है चालनी कोशिकाएं जीवित होंगी, चालनी नलिका ये भी जीवित हैं, साथी कोशिका जीवित हैं, फ्लोएम को पैरेनकाइमा ये भी जीवित हैं, और फ्लोएम फाइबर ही केवल एकमात्र मृत हैं। तो आपसे फिर से पूछा जाएगा, फ्लोएम में पाए जाने वाली अधिकांश कोशिकाएं जीवित होती हैं, सही स्टेटमेंट है। लेकिन अगर यही पूछ दिया जाए फ्लोएम में पाई जाने वाली सभी कोशिकाएं जीवित हैं, जब यहाँ सभी आ गया तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि फ्लोएम फाइबर मृत अवस्था में होती है। चालनी नलिका छिद्रित भित्ति वाली होती हैं, नलिकाकार होती हैं। इसी बात को फिगर में देख सकते हैं। ये देखिए नली के आकार के हैं, और ये ट्रैकेड्स हैं जाइलम, ये वाहिका है, ये भी देखिए आपको नलिकाकार है, और इसी जाइलम पैरेनकाइमा है जो भोजन को संरक्षित करती है। इसके अलावा फ्लोएम सेक्शन को देख सकते हैं, इसमें साथी कोशिकाएं हैं, फ्लोएम पैरेनकाइमा है, चालनी नलिका और चालनी प्लेट्स, ये सब देखिए, ये आपको नलिकाकार, आपको चालनी नलिका दिखाई दे रही होंगी। तो इस तरीके से ये, अब इसमें कुछ प्रश्न है, ये देख लीजिए, सरल उत्तकों के कितने प्रकार हैं, ये आप आसानी से दे सकते हैं। प्ररोह का शीर्षस्थ विभाजोतक कहाँ पाया जाता है? प्ररोह में 2 जगह पाए जाएंगे, जड़ों में और तने के सबसे शीर्ष भागों पे। नारियल का रेशा किसका बना होता है? स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। फ्लोएम के घटक कौन कौन से हैं? तो फ्लोएम में 5 तरह की कोशिकाएं होती हैं, उन 5 कोशिकाओं के बारे में आपको अच्छे से बता देना है। तो इस तरीके से पादप उत्तक जितने भी हैं उन सभी का एक डिटेल्ड डिस्कशन हमने किया। फिर भी अगर किसी पार्ट में आपको प्रॉब्लम आए तो आप उसको कमेंट में बताएं, उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कंक्लूड करके बताया जाएगा। आशा है आप लोग को ये बात समझ में आई होगी। और आज का जो प्रश्न है उसका ज़रूर आंसर दीजिएगा। प्रश्न था कि समसूत्री विभाजन में कुल कितनी प्रोसेस होते हैं, कितने चरण में प्रक्रिया संपन्न होती है, इसका आपको जवाब देना है। जिसको भी जवाब आता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करें। धन्यवाद।